Hello, hi, greetings to one and all. Welcome to the channel. Today we are going to discuss the Hindu newspaper and it is a Delhi edition of December 12, 2022. Alright, दिसंबर 12 है 2022 और आज का द हिंदू हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। फ्रंट पेज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हम पेपर को डिस्कस करते हैं उसमें कंटेक्स्ट ज़्यादा होता है, फैक्ट्स कम, क्योंकि हमारे फैक्ट्स की करंट अफेयर्स की क्लासेस अलग होती हैं। तो हम आपको द हिंदू में फैक्ट्स कम बताएंगे। आपको द हिंदू में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से छोड़ देने हैं, वो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। सबसे पहला जो आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, स्टॉप ग्रेडिंग टेररिस्ट एज गुड एंड बैड, इंडिया हैज स्टेटेड दिस इन यूनाइटेड नेशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हु इज स्टेटिंग व्हाट? एज यू कैन नोटिस इन द फोटोग्राफ, ये रुचिरा कंबोज जी हैं एंड शी इज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू गाइज। इफ यू हैव टू मूव फर्दर अहेड, अगर हम बात करें, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है हमको, इंडिया हैज अर्ज्ड इंडिया अर्ज्ड अडॉप्ट एशियन कंसेंसस ऑन म्यांमार। यानी एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस क्या कह रहे हैं भारत से? कह रहे हैं कि आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, एशियन की पॉलिसी फॉलो करिए म्यांमार में और कोई अलग रास्ता मत लीजिए। ये इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर रेटनो मार्सूडी ने कहा है। और ये क्यों कहा है? क्योंकि अभी फिलहाल इंडिया ने क्या किया था, अभी इंडिया ने बेसिकली इनके 5 पॉइंट कंसेंसस को इग्नोर करते हुए, हालांकि इंडिया ने ये बोला है कि एशियान का 5 पॉइंट कंसेंसस जो है वो आप रिस्पेक्ट करिए। अब दूसरा फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, आपसे ये पूछेगा एशियन 5 पॉइंट कंसेंसस किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट? एशियन का 5 पॉइंट कंसेंसस किससे रिलेटेड है? आप यहाँ पे क्या लिखोगे? what would your answer? Your answer would be that it is related to म्यांमार। करेक्ट है, एशियन का 5 पॉइंट कंसेंसस। तो अब अगर हम फर्दर आगे बढ़ें, इस वाले पर्टिकुलर मैटर में क्या हुआ है? इस वाले पर्टिकुलर मैटर में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इंडिया क्या कर रहा है? प्रेसिडेंट से होल्ड कर रहा है। इंडिया इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द 15 नेशन काउंसिल which hold two signature events on reformed multilateralism, counter-terrorism, to be chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar on Wednesday and Thursday. एंड दैट इज़ वाई इंडिया ने क्या बोला है, सिक्योरिटी काउंसिल को बोला है कि हमें ग्लोबल टाइप काउंटर टेररिज्म अप्रोच बनानी पड़ेगी, प्रिंसिपल्स इन द वे फॉरवर्ड। और उसमें ये किस तरीके से थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है जो कि आतंकवादी हरकतों की वजह से हो रहा है, ये हमें डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। रुचिरा कंबोज जी ने यह भी कहा कि टेररिस्ट अटैक जो सितंबर 11 2001 में हुए थे, 9/11 के अटैक, वो ग्लोबल अप्रोच में एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद लंदन, मुंबई, पेरिस और तमाम वेस्ट एशिया और अफ्रीका के जो रीजन्स हैं वहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते रहे हैं। तो किसी भी कंट्री को टेररिस्ट को या टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को शील्ड नहीं करना चाहिए। क्या कह के? वैसे ये कहते हैं कि जब भी कभी आती है बात तो इनको रिलीजियस आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड विल के तहत प्रोटेक्ट कर दिया जाता है कि भाई रिलीजियस सोल्जर्स है। लेकिन हमारा इंडिया का पोजीशन यही रहा है कि आतंकवाद का कोई रिलीजन, नेशनैलिटी, सिविलाइजेशन या एथनिसिटी नहीं होता है और सारे टेररिस्ट क्रिमिनल होते हैं। Terrorism in all its forms and manifestations must be condemned. And this is a very infamous line. इंडिया ने ये पोजीशन अपनी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रखी है। यहाँ पे आपके लिए फैक्ट क्या है डियर? तीसरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये यूएनएससी की जो इंडिया प्रेसिडेंटशिप होल्ड कर रहा है, ठीक है, यूएनएससी की इंडिया प्रेसिडेंटशिप होल्ड कर रहा है, ये रोटेशनल बेसिस पे होती है। तो किस बेसिस पे इंडिया को ये प्रेसिडेंशियलशिप मिली और इंडिया का 2 ईयर का जो टेन्योर रहा है यूएनएससी में, उसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं। इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर के तहत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रहा है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हमें कुछ पढ़ना चाहिए तो वो ये पढ़ना चाहिए, क्या? कल्चरल डिप्लोमेसी इज अ बिड टू रिस्टोर ट्रेडिशन। ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कह रहे हैं। और वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किस इवेंट में कह रहे हैं, वो हमारे लिए वो फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये काशी तमिल संगमम कंट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पल्स टू सोसाइटी एंड नेशन बिल्डिंग को होस्ट कर रहे थे। तो इसका पर्पस क्या है, ये आपके लिए फैक्ट नंबर 4 बन जाता है। आप इसके बारे में पढ़ेंगे। और वासुदेव कुटुंबकम को ये कर रहे हैं बेसिकली तमिल, और यानी तमिल लिटरेचर जो कि जिसको हम कहते हैं संगम कल्चर, और काशी का लिटरेचर जो है और जो उनका नेचर है, मंदिरों के प्रति जो वो रिस्पेक्ट है, वो दोनों स्टेट्स में बराबर है, बड़ी दोनों एरियाज़ में बराबर है, कल्चरल एरियाज़ में। तो वो चीज़ हमें पढ़नी रहेंगी।
बाकी सारी खबरों को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल है। अब हम स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ पे जब भी आते हैं तो आपको पता रहता है कि हम स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ को यूजली अवॉइड कर लेते हैं हेडिंग देखने के बाद। अगर वो जैसे हमें यहाँ पे पता चला कि डीयू के एडहॉक टीचर्स को लेके जॉब से प्रॉब्लम है, तो आप ये न्यूज़ शायद ना पढ़ो। दिल्ली के बीजेपी चीफ रिजाइन कर दिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के बाद, ठीक है, एमसीडी के चुनाव के बाद, तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये देखिए, ये न्यूज़ आई है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सैंक्शन ग्रांट किया है दिल्ली पुलिस को टू प्रोसिक्यूट मेन अक्यूज्ड इन सल्ली डील्स केस। नाउ सल्ली डील्स, सुल्ली डील्स, जो भी इसको कहें, सली डील्स, सुल्ली डील्स एक बेसिकली ये लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना है। इन्होंने ओमकारेश्वर ठाकुर, जो कि एक ऐप बनाया जिसमें मुस्लिम वुमेन को ऑक्शन कर रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने कहा है कि प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होने का मतलब क्रिमिनल केस स्टार्ट हो जाना चाहिए। और अब दिल्ली पुलिस विल नाउ बी एबल टू प्रोसिक्यूट अंडर सेक्शन 196 सीआरपीसी प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट एंड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। एक्चुअली क्या होता है जब हम ये बोलें कि कोई भी मैटर, आपको यहाँ से ये पता चलता है कि अगर कोई भी केस किसके रिलेटेड है, ऐसा केस है जो कि अगेंस्ट द स्टेट कंसीडर किया जाता है, यानी राज करने वाले के खिलाफ अगर कंसीडर किया जाता है, तो परमिशन पुलिस एजेंसी को किससे लेनी पड़ती है, वहाँ के गवर्नर से या लेफ्टिनेंट गवर्नर से। ये चीज़ आपको याद आई और ये चीज़ आप याद रखिएगा, और ये आपके लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बन गया, ये आपके लिए फैक्ट नंबर 5 बनते हुए। फर्दर यहाँ पे दूसरी न्यूज़ आई कि लिमिटेड पार्किंग स्पेस एट कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ बड़ा फेमस हो चुका है, काफ़ी पुराना भी है न्यूज़, लेकिन कर्तव्य पथ में एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है। तो ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, हम इसको उस लेंस से देख सकते हैं। डीडीए डायरेक्टेड टू अलाउड ऑल्टरनेटिव प्लान फॉर लैंड एक्वायर्ड इन 1981। नाउ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर ये पैसेज है, हम इसको रीड नहीं करेंगे। फर्दर हम यहाँ पे आ जाएं तो आपको पॉलिटिकल न्यूज़ ही दिखाई देगी, ये बिहार से रिलेटेड है, ये बहुजन समाजवादी पार्टी से रिलेटेड है, हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। 7 लाख कैंडिडेट्स बंगाल टीईटी के एग्जाम में अपीयर किए, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर में, हमारे लिए एक ऐसा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये वाला जो न्यूज़ है, देखिए, अरुणाचल ईल्ड्स अ पोटेंशियली न्यू सॉन्ग बर्ड। 6 बर्ड वॉचर्स ट्रैक्ड टू अ पीक, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में गए और उन्होंने एक रेयर एल्यूसिव ग्रे बेलीड रेन बैबलर को देखा और उन्होंने उसका नाम लीसू, बेसिकली दे रिकॉर्डेड द पोटेंशियल न्यू स्पीशीज ऑफ द सॉन्ग बर्ड, दे नेम्ड आफ्टर द लीसू द लोकल कम्युनिटी। ठीक है, लीसू। अब एक टीम कंप्राइज किसके द्वारा हुई थी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मुगाफी पीक में गए चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, और इंडियन बर्ड्स के जर्नल में पब्लिश हुआ है। और आपको इसका नाम, द ग्री बेलिड रेन बैबलर इज मोस्टली फाउंड इन म्यांमार विद सम सॉन्ग बर्ड्स अकरिंग इन एडजॉइनिंग चाइना एंड थाईलैंड। तो इंडिया में ये पाए गए। ठीक है, और दीज पर्टिकुलर बर्ड्स के 2 स्पेसिमेन हैं जो कि म्यांमार बॉर्डर से इकट्ठा किए गए थे 1988 में। ठीक है, अब आपको इसके ऊपर क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको इसके ऊपर? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ साइंटिफिक इन्वायरमेंटल आपसे प्रॉब्लम्स तो नहीं पूछेगा कि ये सॉन्ग बर्ड क्यों नहीं मिलती, या सॉन्ग बर्ड की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का क्या कारण है। इस तरह के सवाल तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने नई स्पीशीज डिस्कवर करी है, तो हम ये चीज़ देख लेंगे। फर्दर अगर हम आगे बढ़ें तो इंक अटैक प्री प्लान्ड है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हम फिल्टर करते हैं। TMC parliamentary team to meet poll panel over representation of People's Act violation in Gokhale's arrest. The party had earlier sent a memorandum to the Election Commission of India urging it to put an end to the alleged physical and mental harassment being inflicted upon Gokhale. अब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या कह लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर, उसको अरेस्ट किया जा रहा है, मेंटल हरासमेंट और ये सब हो रहा है। तो ये चीज़ें क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के ऊपर बात है, तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन क्या डिस्कस करें इसमें पर्टिकुलरली, तो हमारे लिए पर्टिकुलर पॉइंट सिर्फ ये वाला इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, मिस्टर इनके ऊपर जो आरोप है वो तो ठीक है वो, लेकिन टीएमसी ने क्या कहा है कि मिस्टर गोखले was charged under section 125 of the Representation of People's Act 1951 which relates to what? Promoting enmity between classes in connection with an election.
यानी चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब दो गुटों के बीच में आप दंगा फसाद भड़काने की कोशिश करते हो तो एफआईआर रजिस्टर हो जाती है सेक्शन 125, है ना। किसके सेक्शन 125 के अंडर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, सॉरी 1951 के अंदर। और एक ट्वीट ट्वीट डाला था, उस बेसिस पे ये अरेस्ट हुए थे, है ना। जबकि प्राइम मिनिस्टर विजिट टू मोरबी आफ्टर द ब्रिज कोलैप्स ने फॉलोइंग विच द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इशूड फैक्ट चेक कॉलिंग हिज इंफॉर्मेशन एज फेक। नाउ दिस अगेन गुजरात पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया, कहाँ से? राजस्थान से, विदाउट एनी इंटीमेशन टू द राजस्थान पुलिस। ही वॉज टेकन टू अहमदाबाद where he was granted bail by a court on December 8 only to be rearrested hours in another case। फिर उनको दूसरे केस में भी बेल मिल गई। तो ये पूरा मैटर एक लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 125 जो है उसको अपने परव्यू में लेके चल सकते हैं। पुलिसमैन फाइन बेंगलुरु कपल 1000 फॉर बीइंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स एट 11 PM। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डेड वुमन वॉकिंग मर्डर अक्यूज सॉल्व्स हिज ओन केस। ये सारे न्यूज़ आप अवॉइड कर सकते हो, दो दे आर वेरी इंटरेस्टिंग टू विटनेस। कैप्चरिंग प्रॉब्लम एलिफेंट्स द तमिलनाडु वे। पंडलूर मखना में 2 एलिफेंट को कैप्चर कर लिया गया। और ये क्यों कैप्चर किया गया? क्योंकि ऑब्वियसली लोकल लोगों को खतरा था, तो हम उसको भी अवॉइड करेंगे। हालांकि प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में आपको मेरे चैनल पे पर्टिकुलरली वीडियो मिल जाएगा बहुत जल्दी, आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख के प्रोजेक्ट एलिफेंट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं फर्दर आगे कैसे उसको करना है। अभी हम सारी खबरों को अवॉइड करते हुए इस एडिटोरियल पे आते हैं। ये एडिटोरियल आपको पढ़ना चाहिए, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, क्योंकि इस एडिटोरियल में बात की गई है कि किस तरीके से इंडिया बेसिकली चाइना टेस्ट लगा के अपनी स्ट्रैटेजी को साउथ एशिया में चेंज कर सकता है। और स्ट्रैटेजी को जब चेंज करने की बात होती है दोस्तों, तो वहाँ पे हमें बेसिकली गिनती की बातें करनी होती हैं, जहाँ पे भारत को ये देखना चाहिए कि चाइना भारत के लिए लॉन्ग टर्म खतरा है, इट्स अ लॉन्ग टर्म थ्रेट इन दिस पर्टिकुलर रीजन। और अगर इंटरप्ले की बात करें तो चाइना यूएसए से डिस्टेंस बनाता है, यूएसए इंडिया के साथ डिस्टेंस बनाता है, पर जब इंडिया रशिया के साथ डिस्टेंस बनाता है तो यूएसए पाकिस्तान के साथ डिस्टेंस बनाता हुआ दिखाई देता है। जब यूएसए पाकिस्तान से डिस्टेंस क्लोज नज़दीकी बनाता है तो चाइना और पाकिस्तान में दूरियां बढ़ते हुए नज़र आती हैं। चाइना और पाकिस्तान में जब इसकी वजह से दूरियां बढ़ती हैं तो भारत के लिए फ़ायदा होता है। इसी तरीके से चाइना जब म्यांमार के साथ इंगेज करता है तो भारत भी म्यांमार से डायरेक्ट रिश्ता बनाता है। जब भारत म्यांमार के साथ डायरेक्ट रिश्ता बनाता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन है एशियान जो कि नाराज़ होती है। जब एशियान नाराज़ होती है तो उसका असर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे भी पड़ता है। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे पड़ता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फिर भारत की तरफ आता है। इसी तरीके से इंडिया जब रशिया का साथ देगा तो अमेरिका भारत का सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आज इंडिया रशिया का साथ नहीं देगा तो चाइना रशिया का साथ दे जाएगा और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में खतरा आ जाएगा। तो इन इस तरह की बातों को यहाँ पे ऑथर समझाने की कोशिश आपको करता है, अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग प्रारूप में। तो आई होप ये हमारे लिए बहुत सिंपल है समझना। तो ये एडिटोरियल आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, और ये वाला एडिटोरियल आप छोड़ सकते हैं, उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। ये पेरू की डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन है, और यहाँ पे पीटी उषा कैन क्रिएट अ रोड मैप फॉर इंडियाज ओलंपिक्स इन 2030। ये दोनों भी एडिटोरियल आप पढ़ सकते हैं, उतने सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे आपको क्लरिकल शरिया के ऊपर मैटर है। ये लीगल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको लीगल नॉलेज चाहिए, बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हिंदू वोटर्स बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। Consumers worried about income, but so less about economy. This has been displaced by a recent RBI survey. So what are we going to discuss? What the survey is about. ये सर्वे में क्या बात की है, ठीक है। तो ये शेयर है अर्बन कंज्यूमर्स हु वर पेसिमिस्टिक अबाउट इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यू टू डिक्लाइन, क्राइसिस कंटिन्यू टू डिक्रीज। यानी कि भारत में ऐसे लोगों की संख्या कम होती नजर आ रही है जो उनको अभी भारत की इकोनॉमी में से अविश्वास है कि वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कौन रिपोर्ट रिलीज करता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इस एडिटोरियल से हम यही सीखते हैं। फर्दर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अमेंडमेंट के ऊपर बात करें तो ये एडिटोरियल जो है ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का अमेंडमेंट बिल 2022 में फिर से डाला गया। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो सबसे पहला कानून आया वो 2002 में आया, इसको 2020 में संशोधन किया गया, 2022 में प्रपोज किया गया।
अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल में अमूल डेयरी दिखा रहा है। अमूल डेयरी का जो है प्रोसेसिंग यूनिट है गुजरात में। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरह का संगठन होता है लोगों का जिनके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो अपने फाइनेंसेस को क्लब करते हैं और अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं एक फैक्ट्री सेटअप करके। उस फैक्ट्री में जो प्राइसेस डिसाइड होंगे वो सबके द्वारा डिसाइड होंगे, किस तरीके से बेचना है वो भी सबके द्वारा ही डिसाइड होगा। उस मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक ओनर नहीं होता, पूरी सोसाइटी जो है एक तरीके से ओनर होती है, यानी कि जो जो उसका सदस्य है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में क्या कहा है कि जो बिल प्रपोज किया गया है उसमें स्टेट्स की पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट एंक्रोच कर रही है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी को ये मैटर दिखाइए, स्टैंडिंग कमेटी को ये मैटर दिखाया जाए। उसके बाद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को कैसे डायरेक्ट करना है उसके बारे में बात की जाए। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि एक से ज़्यादा राज्य में हैं। ठीक है, जैसे कि कोई फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक जगह खेत बनाती है और मल्टीपल स्टेट्स में बिकता है। अगर हम बात करें भारत में तो 1500 से ज़्यादा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो ये हमारे लिए एक सेवेंथ फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, फर्दर यहाँ पे हमें कुछ और भी चीज़ें याद रखनी है जो कि हमारे लिए फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये कमेटी का नाम है 1991 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी प्लानिंग कमीशन ने बनाई थी कि किस तरीके से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को रेगुलेट करना चाहिए। तो ये हमारे लिए फैक्ट नंबर 8 निकल के आता है, दैट इज 1991 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी बनाई गई। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट की जो लॉ था जो कि कब बनाया सेंटर ने, 2002 में, उसको ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बिल प्रपोज किया गया था। फिर अभी करंटली उसमें चेंज करने की बात कर रहे हैं, और क्या चेंज करने की बात कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड को इम्प्रूव करें, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आए, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंड्स कैसे बढ़ाए जाए उसके बारे में बात की जाए। तो कोऑपरेटिव एक इलेक्शन अथॉरिटी बनाएंगे जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के इलेक्शन फंक्शंस को ध्यान में रखेगी। किसके इलेक्शन को, कंपनी का बेसिकली चेयरपर्सन किसको चुनना है ना। तो ये इलेक्शन अथॉरिटी कंपोज कौन कौन होगा इसमें, उस चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा, 3 मेंबर्स होंगे जो कि केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। और इनके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली कांग्रेस कह रहा है कि सारी की सारी पावर जो है मल्टी स्टेट के लिए वो सेंटर अपने हाथ में लेना चाहता है, जो कि ऑटोनॉमी खींच लेगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स की, और उनका जो पोटेंशियल है वो मिसयूज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक राज्य सरकारों के हित में है और राज्य सरकारों को दिया गया है, इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बेसिकली वॉज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर, जब उसने 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का कुछ पार्ट जो है स्ट्रक डाउन किया। तो ये याद रखना है अपने को, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, ये फैक्ट नंबर 9 हो गया हमारे लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। फर्दर यहाँ पे आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन का रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें कि सिर्फ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी जिनके पास पैसा नहीं है उनको या तो 1 करोड़ रुपए या 1% अपने नेट प्रॉफिट का बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज देंगे। और इसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अभी चल रही है वो बर्डन में आ सकती है। और बेसिकली एक कोऑपरेटिव ऑम्बुड्समैन या कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करने की बात है, जो कि बेसिकली क्या कर सके, बता सके कोऑपरेटिव सोसाइटी के फंक्शनिंग के बारे में, गवर्नेंस के बारे में। और भी इसमें बात की गई कि शेड्यूल ट्राइब और वुमेन के लिए इसकी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड्स में इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पे ये भी आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है एग्जिस्टिंग लॉज रिलीजियस कन्वर्जन पे, और इसमें आपको बता रहा है कि किस तरह से कन्वर्जन जो है वो वैलिड इनवैलिड होता है। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में सबसे पहले ये लॉ आया था। तो आपके लिए ये देखिए फैक्ट नंबर 11 निकल के आ रहा है आज के पेपर से कि उड़ीसा जो है वो ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे पहले एंटी कन्वर्जन लॉ आया था। और उसके बाद मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 में अगले साल। और फिर आपको दिखाई देगा कि ये चीज़ आपको देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश में, फिर गुजरात में,
अरुणाचल प्रदेश गुजरात के बाद आपको छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा, राजस्थान में दिखाई देगा, हिमाचल प्रदेश में दिखाई देगा, तमिलनाडु में दिखाई देगा, बट लॉ हटा दिया गया। फिर आपको झारखंड में दिखाई देगा, फिर आपको उत्तराखंड में दिखाई देगा, फिर उत्तर प्रदेश में और रिसेंटली हरियाणा। तो ये एंटी कन्वर्जन लॉ करते क्या है? ये बेसिकली एंटी कन्वर्जन लॉ ये कहते हैं कि आप अगर किसी की मदद कर रहे हो, है ना, किसी की मदद कर रहे हो, तो यहाँ पे 5 दिसंबर को एम आर शाह साहब की बेंच ने डिसाइड किया कि आपका गुड वर्क जो है वो रिलीजियस कन्वर्जन में नहीं कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। और एक प्रोविज़न है कि अगर आपको कन्वर्जन करना भी है तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताएंगे, और अगर नहीं किया तो पनिशमेंट और फाइन लगेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे मैटर्स आए सामने जहाँ पे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताया नहीं गया। ठीक है। अब 2017 से क्योंकि मल्टीपल बीजेपी रूल स्टेट्स आ गए हैं, उन्होंने अपने एंटी कन्वर्जन लॉ को इनैक्ट किया है या रिवाइज किया है, रिस्ट्रिक्टिंग रिलीजियस कन्वर्जन्स सपोजली टू कर व्हाट हैज बीन टर्म्ड एज लव जिहाद। तो ये इसको बीजेपी से भी जोड़ा जा रहा है। और उन्होंने यूपी ने तो एक नया एक लॉजिक लगा दिया कि अगर शादी की गई है सिर्फ कन्वर्जन के पर्पज से, है ना, या शादी की गई है कन्वर्जन के पर्पज से नहीं कहें हम, ये कहें कि कन्वर्जन कराने के लिए शादी की गई है या धर्म परिवर्तन किया है सिर्फ शादी करने के लिए, तो वैसा कन्वर्जन जो है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि इंटर कास्ट इंटर रिलीजियस मैरिजेस भी हो सकती हैं। उसके लिए कहीं मैंडेटरी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि आपको कन्वर्जन कराना ही कराना है। तो ये वाला एडिटोरियल बेसिकली टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एंड टू एंड इंक्रिप्शन एंड वाई आर टेक कंपनीज फोकसिंग ऑन इट? आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज ये चीज़ आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। फर्दर हम बात करें यहाँ पे, क्रिप्टो रेगुलेशन इज अ की फोकस एरिया, G20 फाइनेंस बिगिंस टॉक्स टुमारो। दिस न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट कि क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर G20 फोकस करने वाला है और 40 से ज़्यादा मीटिंग जो है वो प्लान की गई हैं। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, इसलिए ये मैटर चल रहा है। फर्दर आप ये सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप याद रखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश का नया नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मोदी ने फेज़ 1 ओपन कर दिया मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, तो ये कहाँ सिचुएटेड है, ये वाला न्यूज़ इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। यहाँ पे एक आया कि 19 असेंबलीज में अंडर रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, तो ये कंटेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भाई भारत में प्रजातंत्र होने के बाद भी महिला नेता कम क्यों हैं। ठीक है। यहाँ पे एक नया एम्स अनाउंस किया है, लॉन्च किया है नागपुर में, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है यहाँ पे। बिल सीक्स इजी इलेक्शन कमीशन रोल इन पार्टीज इंटरनल पोलिंग। तो एक प्राइवेट मेंबर के व्यक्ति ने एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग द इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री। तो ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि आर्टिकल 328 के आगे 328A लगा देगा, जिसमें कि पार्टी के अंदर जो वोटिंग होती है अपना प्रेसिडेंट चुनने के लिए, नेता चुनने के लिए, वो उसमें अमेंडमेंट करेगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर्स जो हैं वो एक पैनल के द्वारा अपॉइंट किए जाएं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, लोकसभा का, राज्यसभा का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो और 2 सीनियर मोस्ट जजेस हो सुप्रीम कोर्ट के। इस तरह का एक बिल सामने आया है। यानी कि ये अगेन हम जो देख रहे हैं कलेजियम सिस्टम वाली डिबेट उसी से रिलेटेड है, तो हमारे लिए इसको ध्यान में रखना, नज़र में रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इंडिया नीड्स पॉलिसीज विच फोकस ऑन जॉब रिच ग्रोथ एंड इक्वालिटी टू मूव फॉरवर्ड। ये हम बिल्कुल पढ़ सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने ऐसा कहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? हु इज ऑल्सो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ टोगो, गिलबर्ट एफ उम्बो। गिलबर्ट एफ उम्बो। ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना रहेगा, जो कि हम अपनी क्लास में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। क्लीन गंगा का जो मोटिव है वो चेंज कर दिया गया है, कंजर्वेशन, टूरिज्म और लाइवलीहुड पे कर दिया गया है, और ये बेसिकली अर्थ गंगा के कंटेक्स्ट में किया गया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और अर्थ गंगा के बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे, आप भी इसके बारे में खुद से पढ़ सकते हैं। फर्दर ये हो गई हमारी फॉरेन से रिलेटेड न्यूज़। उसके बाद स्पोर्ट्स स्पेसिफिक न्यूज़ कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, तो इतनी ही खबरें आपको आज के द हिंदू में करनी चाहिए थी। कुछ को हमने डिस्कस किया है, कुछ के बारे में हमने आपको ब्रीफ में बता दिया है कि उसमें क्या हुआ था। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस।
I'll see you guys in the next.